Hello everyone, good morning all of you, and once again this is Rehabam. You all are welcome to the online classes for political science, and we have already covered the some of the topics of this chapter, and the chapter we have already we are discussing, that is the end of bipolarity. तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, then Gorbachev and the disintegration. And today we are going to discuss the third topic of this chapter. तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत संघ क्यों विभाजित हुआ। और ये इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर is this: why did the Soviet Union disintegrate? So let us read the lesson, the text, and we'll try to understand the reasons or the causes for the disintegration of Soviet Union. Now, how did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? दुनिया की दूसरा महाशक्तिशाली या महाशक्ति कैसे अचानक से विभाजित हो गया? This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. और ये सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सोवियत यूनियन पहली बार ऐसा विभाजित हुआ या तो एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जो आखिरी बार हुआ हो, इसलिए ज़रूरी नहीं है। ऐसे बाकी व्यवस्था भी हो सकते हैं पूरे विश्व में जिसका विभाजित होना कुछ कारणवश होता है। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका विघटन हुआ या तो इसका विभाजन हुआ। वाइल देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, हालांकि इसके बहुत महत्वपूर्ण कारणों को हम देखते हैं, ये क्यों कोलैप्स हुआ और क्यों विभाजित हुआ। देयर मे बी मोर जनरल लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें सीख के तौर पे लेनी है कि क्यों विभाजित हुआ, इसका कारण क्या था। देयर इज़ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the Soviet system. और इसमें कोई शक नहीं कि अंदरूनी जो कमजोरियां थी सोवियत सिस्टम का, जैसे राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो संस्थाएं थे, और ये लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे। और इसमें कोई शंका नहीं कि ये भी एक मुख्य कारण है उसकी विभाजन होने का, क्योंकि सोवियत यूनियन का जो व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था था, आर्थिक व्यवस्था था, और उसके द्वारा वहाँ की लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो ये एक कारण रहा, देयर इज़ नो डाउट फॉर दैट, दैट्स ट्रू। But economic stagnation for many years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. और इसके अलावा जैसे हम देखते हैं वहाँ की आर्थिक अवस्था एकदम से जैसे रुक गई हो, आर्थिक व्यवस्था पर कोई विकास नहीं दिख रही थी बहुत सालों तक। और उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो स्वयं उपभोग करने वाले जो चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज होने लगी, कमियां आने लगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये भी एक बहुत शंका का विषय हो गया उस यूनियन में बाकी लोगों के लिए। तो ये भी एक कारण रहा वहाँ का। नाउ व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। लेकिन सवाल ये उठता है, वहाँ का जो व्यवस्था था, आर्थिक व्यवस्था इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया, और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम से कैसे रुक गई। सोवियत यूनियन इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया, या तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम से कैसे रुक गई। द आंसर इज़ पार्शियली क्लियर, और ये जो इसका उत्तर है काफ़ी हद तक साफ है इसमें। जैसे हम देखते हैं, द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. और विशेष करके इसमें जो कारण है, सोवियत यूनियन में जो संसाधन थे उसके ज़्यादातर संसाधन ये लोग
न्यूक्लियर परमाणु हथियार और सेना के जो हथियार ये सारे बनाने में, इकट्ठा करने में लगा दिए। एक तो पहला कारण क्या रहा, हमने देखा वहाँ पर जो ज़्यादातर संसाधन थे उस संसाधनों का इस्तेमाल करके वह लोग ज़्यादातर परमाणु हथियार बनाने में, सेनाओं को और ताकतवर करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। और इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप के कुछ राष्ट्र थे और उनको सुधारने में, या ताकि उनके ऊपर इनका कंट्रोल रहे, ऐसे करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा इनका खर्च हो गया, अपने संसाधन ज़्यादा खर्चा हो गया। एंड दिस लेड टू ए ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विथ। और इसकी वजह से बहुत बड़ी एक आर्थिक बोझ हो गई, जिससे आगे जाने के लिए ये व्यवस्था लड़खड़ा गया। नाउ एट द सेम टाइम, और उसके साथ ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसेस ऑफ द वेस्ट। और इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वे लोग वेस्ट दिशा के, इसका मतलब यूएसए के चलाए हुए जो गठबंधन था वेस्टर्न अलायंस, वहाँ के बारे में वहाँ के नागरिक को ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या सूचना मिली। क्या सूचना मिली? कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। तो दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो लोग बहुत ही साफ मायने में लोगों को दिखने लगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और यूएसएसआर के जो स्टेट्स हैं और यूएसएसआर बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा है। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म, द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। और बहुत सालों तक जैसे ये बताया जा रहा था नागरिकों को कि ये सोवियत सिस्टम का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है आर्थिक बातों के संबंध में, वो पूंजीवादी जो यूएसए का है उनसे बहुत बेहतर है। लेकिन असल में अभी ये दिख रहा है कि यूएसए तो बहुत आगे निकल गए, वेस्टर्न अलायंस बहुत आगे निकल गए, लेकिन ईस्टर्न अलायंस जो यूएसएसआर है वो बहुत पिछड़े हुए रह गए। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ पर लोगों के ऊपर पड़ा। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। यहाँ तक कि राजनीतिक अवस्था और प्रशासनिक तौर पे भी ये लोग मतलब जैसे कि थम गई या रुक गई हो। The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people। और कारण हम देखते हैं 70 साल तक जहाँ पर साम्यवाद जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर शासन करता रहा उनको, और वो पार्टी बिल्कुल जवाबदेही नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, दुख हो रही है, ये सारे तकलीफ देखने के लिए या तो सरकार के खिलाफ वो सवाल नहीं कर सकते। एंड ऑर्डिनरी पीपल वर एलियनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और जो आम नागरिक है वहाँ का बिल्कुल जैसे कि उनके लिए एक दुश्मनी का भाव हो गया। वहाँ का प्रशासन इतना ज़्यादा स्लो है और लोगों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। रैम्पेंट करप्शन, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड, the unwillingness to allow more openness in the government and the centralization of authority in vast land। और दूसरी बात, वहाँ के सरकार बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते थे कि लोगों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, बिल्कुल खुलापन नहीं था, और सरकार अपने गलतियों को कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर सरकार बिल्कुल इच्छा नहीं करते थे कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था, सरकार के हाथ में जो सारे शक्तियां थी, उससे लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी, ये सोचने के लिए सरकार के पास बिल्कुल कोई स्रोत नहीं था, या तो सरकार नहीं चाहते थे। एंड वर्स स्टिल, और इससे भी ज़्यादा बदतर, द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। आम नागरिक से ज़्यादा वहाँ पर जो पार्टी के सदस्य हैं या पार्टी के जो अधिकारी लोग हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। इनका मतलब आम नागरिक से वो लोग ज़्यादा बड़े थे। सो पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। और इसीलिए लोगों ने उस सिस्टम को, व्यवस्था को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और सरकार धीरे धीरे सरकार को पीछे से लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, और इसीलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम से थम गई और धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया और फिर बिखर गया।
ना गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। तो हमने देखा था पहले ही, गोर्बाचेव जब वहाँ का महासचिव बने, जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने वादा किया था कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएगा, वहाँ पर सुधार लाएगा, ये सारे समस्या को वो डील करेगा। बट गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैच अप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उन्होंने ये भी वायदा किया था कि वो क्या करेगा, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को सुधार लाएगा और फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बराबर में लेके जाएगा, और वहाँ पर थोड़ा खुलापन भी, थोड़ा ढील भी देगा प्रशासन में, लोगों को थोड़ा मौका भी देगा। Now you may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of the Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms। तो ये बिल्कुल सही था, गोर्बाचेव ने जो सोचा था, जो विचारधारा उनके थे, वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने सुधार करना चाहा और बिल्कुल सही मायने में उन्होंने वहाँ की परेशानी को, जड़ को पहचाना। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्यों ऐसा हो गया? गोर्बाचेव चाहता था, वो जो रिफॉर्म्स लाना चाहता था उसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने वाला भी था वो, और वो कर भी रहा था। नाउ हियर इज़ वेयर द आंसर बिकम मोर कंट्रोवर्शियल। और यहाँ पर इसका जो उत्तर है बहुत ज़्यादा विवादित होता है। एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस टू गाइड अस बेटर। और इसको बेहतर समझने के लिए हमारे भविष्य के जो इतिहासकार लोग हैं, और उनसे ज़्यादा बेहतर हमें और कोई नहीं मिलेगा इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ कारण तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए। तो ये कारण है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हमने देखा अभी वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादा खुलापन नहीं था, और सरकार बिल्कुल ढील नहीं देते थे लोगों को, और बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, ये सारे हमने सुना। लेकिन इसके अलावा जो आगे की जो आंसर को हम देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा विवादित है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को हम 2 दिन पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ क्वाइट लॉन्गर। सो ओनली दिस मच फॉर टुडे। टिल देन ऑल